नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपका पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसके 10th लेक्चर में है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है उसे समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक जो हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा है, मतलब जो मैंने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, आपके चैप्टर फर्स्ट में जितना हमने पढ़ा है वो सब चीज हमने पढ़ी है किस पर? विविक्त आवेश पर। विविक्त आवेश पर। विविक्त आवेश पर। विविक्त आवेश जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज, ठीक है। और विविक्त आवेश, अब तक हमने पूरी स्थिर वैद्युतिकी पढ़ी है विविक्त आवेश पर। विविक्त आवेश का मतलब क्या है कि मेरे पास मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पे आवेश है, भाई एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। तो इन आवेशों के बीच में कोई आवेश नहीं है। ये मतलब ये विविक्त आवेश है, डिस्क्रीट आवेश है, जो कि एक जगह पे है और दूसरी जगह पे जो बीच में स्पेस है वहां पर कुछ नहीं है। और संतत आवेश वितरण क्या होगा कि अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर लगातार आवेश है, मतलब पूरे पर आवेश है। आवेश सब जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आवेश नहीं है, सब जगह आवेश है। मतलब आवेश संतत है, मतलब आवेश कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। मतलब आवेश कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं। और ये होता क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि ये कोई शीट है तो इस पर सब जगह चार्ज है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चार्ज और बिल्कुल इसके पास में कोई चार्ज हो, इनके बीच में कोई ऐसा स्पेस हो जहां चार्ज नहीं है। इस पर बिल्कुल एकदम सब जगह चार्ज है। तो इस तरह के चार्ज को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम विविक्त आवेश को पढ़ रहे थे तो अब हमें सतत आवेश को पढ़ना क्यों है? तो पढ़ना क्यों है सतत आवेश को, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक हम विविक्त आवेश को क्यों पढ़ रहे थे। क्योंकि अगर हम विविक्त आवेश से कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारी जो भी कैलकुलेशन थी वो इजी हो रही थी। और अगर मैं संतत आवेश वितरण की कैलकुलेशन, जैसे कि आप इसमें जानेंगे, बहुत थोड़ा सा आपको इस पे नजर रखनी है, आपके जो सिलेबस में है वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, उतना ही हम पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन NCERT जो आपकी बुक है, ठीक है। उसी में आप जान जाएंगे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है डिस्क्रीट चार्ज के मुकाबले। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्ज को पढ़ा, लेकिन हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस चार्ज यानी कि सतत चार्ज के बारे में जानना भी जरूरी है। इस सतत चार्ज में एक इंटरेस्टिंग बात, या मैं बोल दूं नोट पॉइंट क्या है, कि जब हम लोग आवेश की प्रॉपर्टी मतलब गुण धर्म पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्या आपको याद है? मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब था कि आवेश जो है वो एक प्राकृतिक संख्या के गुना में होगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 1.6 10⁻⁹ कूलम, और n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 अप टू n कुछ भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? 1/2 3/4 5/9, कुछ इस तरह की वैल्यू नहीं हो सकती। कोई भी डेसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। वो हमेशा इस तरह से प्राकृतिक संख्या होगी।
लेकिन जब आप डिस्क्रीट चार्ज पढ़ोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ये अच्छी बात है, जान लेने वाली बात है कि आवेश के क्वांटीकरण सतत आवेश वितरण पर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप आवेश को उस तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपके पास यहाँ एक आवेश नहीं है, आपके पास हजारों, लाखों, करोड़ों आवेश छोटी सी जगह में होंगे। तो जहाँ हमारे लिए ये पता कर पाना कि ये क्वांटीकरण वाली जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, इसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, वो आसान काम नहीं है। और ये प्रॉपर्टी सतत आवेश वितरण में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये अब तक हमने जाना कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और अब तक हमने सतत आवेश वितरण क्यों नहीं पढ़ा था। इस सतत आवेश वितरण की आपको बहुत सारी जरूरत या जो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी सतत आवेश के बारे में जानने की, तो जब आप गॉस का लॉ पढ़ेंगे, जब आप गॉस का नियम पढ़ेंगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए आप कि अगर हम अभी सतत आवेश वितरण पढ़ रहे हैं तो वो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें गॉस का नियम समझ में आए। ठीक है, इतना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब है कि सतत आवेश जो वितरण है वो कितनी तरह से हो सकता है। तो जवाब है कि सतत आवेश वितरण जो है वो 3 तरह से हो सकता है। किस किस तरह से हो सकता है सतत आवेश वितरण, आओ जानते हैं। सतत आवेश वितरण सबसे पहले हो सकता है रेखीय आवेश वितरण। 3 इसके पार्ट हैं जिस तरह से हम सतत आवेश वितरण कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है रेखिक आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण। ठीक। दूसरा हमारे पास है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अरे भैया वितरण तो सही लिखा, वितरण। तीसरा जो है वो है आयतनी आवेश वितरण। ये 3 तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम लोग सतत आवेश वितरण करते हैं। या तो रेखीय रूप में करेंगे या पृष्ठीय रूप में करेंगे या आयतनी रूप में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रेखिक आवेश वितरण। कौन सा? रेखिक आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। इसमें होता क्या है रेखीय आवेश वितरण में, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक वायर है, एक तार है, इस पर आवेश है, वो धन आवेश, ऋण आवेश, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तार पर जो ये आवेश है सतत आवेश, मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि 2 पॉइंट के बीच में या 2 आवेशों के बीच में आप खाली जगह नहीं पा सकते हैं। तो ये जो कंटीन्यूअस आवेश वितरण है, मतलब पूरे तार पर कोई आवेश है, तो उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, समझ में आई बात। रेखीय आवेश वितरण कहाँ होता है? जहां सतह पर चार्ज है और कोई लीनियर चीज है, कोई रेखिक चीज है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेखीय आवेश वितरण है। रेखीय आवेश वितरण को समझने के लिए हमें जानना है क्या? रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये हमें जानना है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं? मान लीजिए ये जो तार है इस पे जो टोटल आवेश है वो मेरे पास 100 कूलाम है और इस तार की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। तो घनत्व कितना होगा? घनत्व होगा 100/10, यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि इस जो तार है, इस तार पर प्रति एकांक
मीटर लंबाई पर 10 कूलाम पर मीटर का जो है घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। समझ में आई मेरी बात? मतलब प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है, प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है वो है 10 कूलाम पर मीटर। मतलब समझ में आया कि प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा वही कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। सही है। इसको समझने के लिए आप इसको मैं मिटा देता हूं, जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह से घनत्व होता क्या है। ठीक है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला हम रेखीय आवेश घनत्व के लिए पढ़ेंगे उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके फॉर्मूले के लिए आप ये मान लीजिए कि हमने ये छोटी सी लंबाई, ये dl लंबाई है जिस पर हम घनत्व निकाल रहे हैं और जिस पर आवेश है dq। मैंने माना कि ये छोटी सी जो dl लंबाई है इस पर dq आवेश है। ठीक है, अगर मुझे ये dq और dl पता लगे तो मैं इस पूरे तार पर आवेश का पता लगा लूंगा। तो जो मेरे पास फॉर्मूला होगा घनत्व का कि ये जो छोटी सी लंबाई पर जो आवेश है dq/dl, ये पूरे रेखीय आवेश घनत्व होगा। बात समझ में आई? रेखीय आवेश घनत्व। तो यहीं से अगर मैं निकालूं कि इस छोटी सी जगह पर जो ये छोटा सा मैंने लंबाई ली है इस पर कितना आवेश है, तो इसका आंसर होगा लैम्डा dl। लैम्डा dl मतलब कि जो रेखीय आवेश घनत्व है इस तार का, उसको इस छोटी सी लंबाई से गुना कर दो। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये जो छोटी सी लंबाई है ये 10 मीटर है, ठीक है, मानने के लिए, और इस छोटी सी लंबाई जो 10 मीटर है और जो घनत्व है, जो घनत्व है आवेश का, रेखीय आवेश का, मान लीजिए वो भी 10 कूलाम पर मीटर है। और लंबाई जो है इसकी, इस पूरे जो ये dl है, इस dl की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और आवेश जो है, जो मेरे पास घनत्व है वो 10 कूलाम पर मीटर है। तो ये जो छोटी सी लंबाई थी इस पर आवेश क्या होगा, लैम्डा जो घनत्व है 10 और dl जो क्या है मेरे पास लंबाई, मतलब इस छोटी सी जो लंबाई मैंने ली थी उस पर जो आवेश है वो 100 कूलम का है। मेरी बात समझ में आई है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैम्डा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व की अगर आप मुझसे परिभाषा पूछेंगे तो ये परिभाषा होती है प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? एक चीज तो ये है आपके सिलेबस में, दूसरी चीज आपके सिलेबस में पूछी जाती है कि ये जो रेखीय आवेश है इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालिए। तो जब आप इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता है, क्या होता है, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dq, dq by r square। dq क्या है, dq क्या है, dq है ये जो छोटी सी लंबाई हमने ली है इस पर कितना आवेश है वो हमने dq लिखा, r स्क्वायर जो बिंदु P की इस छोटे से जो हमने लंबाई ली है उससे दूरी। मेरी बात समझ में आई यहां तक? तो क्या मैं dq को लैम्डा dl लिख सकता हूं? क्या मैं dq को लैम्डा dl लिख सकता हूं? इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताइए।
कहाँ से? समीकरण 1 से, लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 से। अब ये जो dl है वो है छोटे से तार की, जब मैं बात कर रहा हूं तब dl है, मुझे पूरा तार लेना है। तो पूरा तार लेने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इसका समांकलन या इंटीग्रेशन कर दूंगा। लैम्डा dl का आर स्क्वायर आती है डिस्टेंस, ठीक है। और जब मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं ई पे वेक्टर लगाऊंगा और आर यूनिट कैप वेक्टर लिख दूंगा। ये यूनिट कैप वेक्टर का मतलब क्या है कि वो दिशा, जिस दिशा में P बिंदु है इस तार से, उस दिशा को जब हम ले आते हैं पिक्चर में तो तभी हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में बताया गया है, एक तो उस दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो आपको बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि रेखीय आवेश घनत्व को आप लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला dq बाई dl होता है और जिसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम पर मीटर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? dq बाई dl। q की यूनिट क्या है? कूलाम। l की यूनिट क्या है? मीटर। तो क्या हुई यूनिट? यूनिट हुई है आपकी कूलाम पर मीटर। कोई समस्या हो तो बताओ। जो दूसरा तरीका आता है अब हमारे पास वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा जो हमारे पास तरीका है या प्रकार है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे कि हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा है उसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि मेरे पास ये कोई एक शीट है और इस पूरी शीट पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, सतत चार्ज है, ठीक है। तो इस पर भी मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालने के लिए मैं सबसे पहले इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा जिसको मैं ds से डिनोट करूंगा और ये मानूंगा कि उस पर कोई चार्ज dq है, ठीक है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसका फॉर्मूला होगा dq बाई ds। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या मतलब है? एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है, Q की यूनिट है कूलाम और ये एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल की यूनिट है मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी प्रकार इस क्षेत्रफल जो स्मॉल क्षेत्र हमने लिया है इससे P बिंदु R दूरी पर है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का पता लगाना है। मान लीजिए ये P बिंदु R दूरी पर है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का पता लगाना है। तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो यहाँ पे dq है, बाई R स्क्वायर। क्या मैं Q की जगह dq सिग्मा ds लिख सकता हूँ? बताइए। जी हाँ सर, लिख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन किस लिए कराया जा रहा है? ताकि ये जो छोटा सा क्षेत्र हमने लिया है हम पूरे क्षेत्र को ले सकें। तो जो पूरा क्षेत्र आएगा तो इस पूरे क्षेत्रफल जो ये शीट है
शीट के पूरे क्षेत्रफल के कारण P बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी गणना हम कर पाएंगे, यानी कि सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर। ये आपको इस कंप्लीट जो शीट पर वैद्युत आवेश है उसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र का पता लग जाएगा। जो तीसरा पार्ट अब हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, वो है आयतनी आवेश वितरण। आयतनी आवेश वितरण। आयतनी आवेश किस जगह पर होगा, मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई ना प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की ठोस बॉल, ये गोला मान लीजिए आप, और ये प्लास्टिक की ठोस बॉल, समझ गए, सॉलिड बॉल, मतलब ये अंदर से खोखली नहीं है और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होगी वो ये ना हमेशा नॉन कंडक्टर मतलब कुचालक होनी चाहिए। ये प्लास्टिक मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, जब मैं प्लास्टिक बोल रहा हूं तो ये जो बॉल का मटेरियल है वो हमेशा नॉन कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडक्टर होगा तो जो आवेश मैं इसको दूंगा वो इसकी सतह पर बाहर दिखेगा। लेकिन मुझे सतह वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस सॉलिड की जिसके पूरे के पूरे जगह, सब जगह, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह आवेश इस तरह से है, कोई भी कोना कोई भी पॉइंट बचा नहीं है जिस पर आवेश ना हो। तो इस पर भी मुझे आयतनी आवेश घनत्व ज्ञात करना होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा रो से। क्या बोलते हैं इसको, रो, आपको पता होगा। और इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से होगी कि अगर मैं इसका कोई छोटा सा वॉल्यूम काट लूं और जिसको मैं dv से रिप्रेजेंट करूं और मानूं कि उस पर जो चार्ज है वो dq है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा मेरे पास dq बाई dv। मतलब क्या मैं dq को रो dv लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं, और इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूं। तो अब मेरे पास वही सेम पुरानी प्रॉब्लम कि ये जो dv है, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको निकालना है क्या, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर वो वैल्यू होती है जो दूरी है किससे, ये जो छोटा सा वॉल्यूम, जो छोटा सा आयतन हमने लिया है उससे P बिंदु की। लेकिन मुझे तो निकालना है इस पूरे के पूरे आयतन के लिए, तो क्या मैं dq को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv बाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 से, ठीक है। और क्योंकि मुझे पूरे आयतन के लिए चाहिए तो क्या मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूं, जी सर। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है E, अगर मैं वेक्टर मार्क कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो dv बाई आर स्क्वायर, और r यूनिट का वेक्टर हम लगा देते हैं r की, यानी कि दूरी की दिशा बताने के लिए कि दूरी जो P बिंदु है वो किस दिशा में है, तो ये सदिश निरूपण हो जाता है। ये आपने सतत आवेश वितरण के बारे में पूरा जाना है। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी जानने वाली बात आपको क्या थी,
सबसे पहले लैम्ब्डा को हम क्या बोलते हैं? ये है रेखिक आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dq/dl से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम मीटर। दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसका फॉर्मूला होता है dq/ds और जिसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा, आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जिसका फॉर्मूला होता है dq/dv, जिसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा है रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। रो क्या है? रो है आयतनीय आवेश घनत्व। और इनकी यूनिट क्या क्या है? ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश की है और किस तरह से हमने घनत्व निकाला है, तो आपको गॉस लॉ, जो हम गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, वो और अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो इसमें अपनी 15-20 मिनट टाइम लगाकर इस टॉपिक को देखने में बुराई क्या है, क्योंकि आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है। जब आएगा तो आप करने वाले इकलौते होंगे। कौन होंगे आप करने वाले? इकलौते। तो छोड़ना क्यों? हम लोगों को मेहनत करनी है किस चीज के लिए? 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। तो हमें टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मुझे विश्वास है कि आपको टॉपिक सतत आवेश वितरण समझ में आया होगा, और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे और हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक, या मैं कहूँ हर टॉपिक फिजिक्स का आपके लिए लाते रहे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में गॉस के नियम के साथ। धन्यवाद।